हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका टॉपिक है टिश्यू यानी कि ऊतक। ये जो वीडियो है एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, वह कौन सा ऊतक है जो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो टिश्यू होता है वह है कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है? तो संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंधित होता है। एपिथेलियल जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये एक तो बाहरी परत, ऊतकों की बाहरी परत और आंतरिक परतों की भीतरी, आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी भीतरी परत का निर्माण करते हैं। मस्कुलर जो टिश्यू होता है, पेशी ऊतक प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है इसमें। और तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका ऊतक यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस टिश्यू शरीर के समस्त अंगों व कार्यों के सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉस में संवहन ऊतक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। मॉस में जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं किसके बने होते हैं? मृदूतक, पैरेंकाइमा के, स्थूलकोण ऊतक, पोलेनकाइमा, जाइलम या फिर फ्लोएम के। तो जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है मॉस में वह बना होता है पैरेंकाइमा का यानी कि मृदुतक कोशिकाओं का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो मृदुतक कोशिकाएं होती है, जो स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा जो टिश्यू होती है किसमें पाया जाता है? पत्ती तथा तना में पाया जाता है, लीफ एंड स्टेम में पाया जाता है। इन ऊतक की जो दीवार होती है वह सेल्यूलोज के जमा होने से क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज के जमा होने से ये मोटी हो जाती है और ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और इलास्टिक गुण भी इसमें प्रेजेंट होता है। इलास्टिक गुण होता है इसमें, तना को टूटने से बचाने का कार्य करेगा ये जो कोलेनकाइमा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्लोएम जो है क्या करता है? भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। वह किस रूप में करता है? फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम जो है सुक्रोज के फॉर्म में भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बनता किस फॉर्म में है? तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। फॉर्मेशन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में होगा और ट्रांसलोकेशन जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में होगा। और स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होता है। स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं वो ऊर्जा को, एनर्जी को किस रूप में स्टोर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में या फिर प्रोटीन के फॉर्म में? तो ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं वह भोज्य पदार्थों को, ऊर्जा को संचित करते हैं स्टार्च के फॉर्म में।
अधिकांश स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स पादप को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन ऊतक तथा कोशिका की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है, उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का संवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? किस मार्ग से होता है? कैम्बियम से, फ्लोएम से, जाइलम से या फिर अर्धचर्म से? तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जल संवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है? पानी और जो विलय होता है उसको जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जा रहा है, वह किसका कार्य होता है? फ्लोएम का है, जाइलम का है, डिनम का है या फिर स्क्लेरिड्स का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम जो होता है वाटर को रूट से पौधे के विभिन्न अंगों तक से पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है? पौधों में जल की ऊपर की ओर जो गति होती है वह क्या कहलाती है? यानी कि रूट से किधर की ओर जा रहा है? ऊपर, लीफ की तरफ जा रहा है, स्टेम की ओर या फिर ब्रांचेस की तरफ जा रहा है, वह गति क्या कहलाती है? जल स्त्राव कहलाती है, वाष्पन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है या फिर रसारोहण कहलाती है? तो जल की ऊपर की ओर जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। पत्तियों में स्टोमेटा जो है वो पाया जाता है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, वह कौन सा एलिमेंट है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? तो जो सोडियम होता है वह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, बल्कि कैल्शियम की जरूरत है, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है? अशुद्धि से पूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से मुक्त, उसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं, यानी कि परम जो शुद्ध जल होता है उसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध जल कहते हैं, खनिज जल कहते हैं, झरने का जल या फिर उबला हुआ जल कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। पौधों की चालनी नलिका कोशिका हो गया और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिका हो गया, इन दोनों में क्या समानता होती है? केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, हरित लवक की अनुपस्थिति होती है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है या फिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक की अनुपस्थिति। जो चालनी नलिकाएं होती है और लाल रक्त आरबीसी जो कोशिका होती है, उन दोनों में क्या नहीं होता है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? जेसी बोस ने, बीरबल साहनी ने, पी माहेश्वरी ने या फिर एनएस परिहार ने? तो पादपों के जल की लंबी दूरी के अभिगमन का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था जेसी बोस ने। किसने प्रतिपादित किया? जेसी जगदीश चंद्र बोस ने किया था। बीरबल साहनी कौन थे? तो बीरबल साहनी जो एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूरा वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। और पी माहेश्वरी ने एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी पौधों का परख नली निषेचन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तकनीक दिया था। क्या दिया था इन्होंने? टेस्ट ट्यूब
फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन दिया था एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए। अगला क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेंकाइमा टिश्यू से, मेरिस्टेम से या फिर जाइलम टिश्यू से? तो आप जानते हैं कि जो संवहनी पादप होते हैं उसमें पानी जो है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि दर नापने के लिए, रसाकर्षण नापने के लिए, फिर ऊर्जा ह्रास की दर नापने के लिए। तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग होता है वह वृद्धि दर नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आविष्कार किसने किया था? ऑक्सेनोमीटर का आविष्कार तो जे.सी. बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस ने इसका आविष्कार किया था। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह कौन से रंग में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर है सबसे अधिक रेड लाइट में होती है, लाल रंग में होती है। जगदीश चंद्र बोस ने किसका आविष्कार किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया है। क्रेस्कोग्राफ, याद रखेंगे, क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? नख और खुर जो बने हैं किस ऊतक के बने होते हैं? क्यूटाइट के, काइटिन के, कीरेटिन के या फिर टेनिसिन के? तो नख हो गया, खुर हो गया और जो सींग हो गया, ये सब जो है बने होते हैं कीरेटिन का बना होता है। कीरेटिन प्रोटीन का बना होता है। बालों में भी क्या होता है? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? यानी कि जो मनुष्य के जो शरीर है उसमें कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 565, 639, 665, 556। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 639 मांसपेशियां पाई जाती है। चालनी पट्टी का एक भाग है। चालनी पट्टी का जो है वो किसका भाग होता है? एधा, कैम्बियम का, दारू यानी कि जाइलम का, वल्कुट, कॉर्टेक्स का, पोस्वाहा, फ्लोएम का। चालनी पट्टी का जो होती है यह भाग होती है फ्लोएम का। किसका भाग होती है? फ्लोएम का पार्ट होती है। फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो फ्लोएम में याद रखेंगे SCPF से याद रखेंगे, SCPF। एस से सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इतनी सारी चीजें जो 4 कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम के, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर जो है। किसी को भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर चालनी पट्टिका के बारे में पूछा है, सिव ट्यूब के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? जल संवर्धन जो विधि है उससे पौधा को उगाने की प्रणाली क्या कहलाती है? जलानुवर्तन, जल भित्ति, जल संवर्धन, जलोद्भिद। तो इसे हम कहते हैं जल संवर्धन, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो उपस्थित परत होता है उसे क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री तने में कैम्बियम कहते हैं, मंडाच्छाद कहते हैं, पीत कहते हैं या फिर रंभ कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कैम्बियम, यानी कि एधा कहा जाता है। संवहन पुल में कैम्बियम पाया जाता है। इनके पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। पर्णांगों में जाइलम होता है। तो पर्णांगों में जो जाइलम होता है किस प्रकार का होता है? मध्य आदि दारुक, बहु आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक या फिर अंत आदि दारुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य आदि दारुक यानी कि एक्सार्क। एक्सार्क याद रखेंगे, एक्सार्क कंडीशन पाया जाता है जाइलम में। पोषवाह फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? कास्ट है, स्क्लेरिड है, फाइबर है या फिर बास्ट है। तो फ्लोएम का दूसरा नाम जो है वह है बास्ट। इसे हम क्या कहते हैं? बास्ट के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।